हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली टॉपिक भी शायद ये काफ़ी पुराना है, लेकिन मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ बात की जाए, क्योंकि जब मैंने इस टॉपिक पर थोड़ा गौर किया तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला एक टॉपिक तो है ही। मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। बीइंग अ फीमेल, मैं इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। तो अभी कुछ दिन पहले हमारी 90s की बड़ी ही फेवरेट एक्ट्रेस तब्बू ने एक बयान दिया कि क्यों उन्होंने शादी नहीं की। तो उन्होंने बताया कि उनको अपने जीवन में मर्द की ज़रूरत सिर्फ वो कहाँ महसूस करती हैं, वो बात उन्होंने बताई। एक्चुअली मुझे बोलते हुए इतना अजीब लग रहा है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन एक्ट्रेस को जो इतने हाई रिगार्ड्स पर पब्लिक इन्हें रखती है, इन्होंने इतना रिस्पेक्ट कमाया है इंडस्ट्री में, ये सीनियर हैं, इतना अच्छा काम कर चुकी हैं, नेशनल अवार्ड तक जीत चुकी हैं। इनको देखकर जितनी भी लड़कियां हैं बहुत इंस्पायर होती हैं। ये क्या बोल रही हैं, ये क्या बकवास कर रही हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। कहने को ये इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठती हैं, बैठती हैं, कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। इन्होंने अपना करियर बनाया है और इतना मजबूत करियर बनाया है कि हर कोई अपकमिंग एक्ट्रेस इनके करियर को जो है वो एक आइडलाइज कर सकती है। वो भी एक तरीके से उसको भी प्रेरणा मिल सकती है कि मैं भी ऐसी ही रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस बनूं। मैं बात कर रही हूँ तब्बू की। जैसे कि मैंने पहले कहा कि तब्बू 90s के दशक में एज अ हीरोइन लॉन्च हुई। उससे पहले 1985 में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट और एक बाजार फिल्म आई थी स्मिता पाटिल की, उसमें भी एक छोटी सी भूमिका में तब्बू दिखी थी। तो तब्बू 80s के दशक से ही हमें सिनेमा में उनको हम देखने लग गए थे। छोटा छोटा किरदार वो करती रही। हम नौजवान नाम की जो फिल्म थी जो 1985 में आई थी, उसमें तो एक तरीके से एज अ टीनेजर उन्होंने अपना डेब्यू किया था। और फिर उसके बाद 90s में उनकी जो फिल्में हैं वो रिलीज़ हुई थी, जैसे कि प्रेम और पहला पहला प्यार है जो ऋषि कपूर के साथ थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग उनकी जर्नी रही। वो हुई तो एक हीरोइन के तौर पर थी, लेकिन जिस तरीके के उन्होंने जो रोल्स चुने थे वो वाकई सबको दंग करने वाले थे, क्योंकि बहुत ही बोल्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किए। उनकी एक्टिंग को लोग इतना अप्रिशिएट करते थे कि मानो अगर वो किसी फिल्म में है तो यकीनन तब्बू का परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त होगा। मैंने खुद ने तब्बू की कितनी फिल्में देखी हैं, जैसे कि माचिस, हुतुतु, बीवी नंबर 1, मतलब कि आमदनी अठन्नी हो गई, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। उनकी उनका एक गाना 90s में बड़ा मशहूर हुआ था, रुक 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 अरे बाबा रुक, जो अजय देवगन के साथ विजय पथ नाम की फिल्म थी, उसमें भी मैंने उन्हें देखा था। मैंने उनको कितना काम करते हुए देखा है, मतलब लिटरली मैंने उनकी जर्नी को आगे बढ़ते हुए देखा है। तो मैं खुद भी तब्बू के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद करती हूँ। उनकी चांदनी बार फिल्म को तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिसमें उनका अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देखा मैंने। अभी कुछ समय पहले मैंने अस्तित्व नाम की एक फ़िल्म का भी रिव्यू किया था जिसमें तब्बू थी। तो तब्बू जैसी हाई रिगार्ड्स वाली एक्ट्रेस जब अपने मुंह से ये कहे कि उनको मर्द की ज़रूरत अपने घर में नहीं बल्कि अपने बेडरूम के बिस्तर पर ही है सिर्फ, ये सुन करना मुझे बड़ा ही अजीब लगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये स्टेटमेंट सुन के ये समझ में आ गया कि ये जो महिला है ये खुद अपनी क्रेडिबिलिटी पर ही ये प्रश्न उठवा रही है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसके कई मतलब निकल सकते हैं, जो मतलब लोग निकालना चाहें। मतलब मेरे जैसे एक महिला होकर मैंने इसके 4 मतलब निकाल लिए।
तो फिर दुनिया समाज का तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई इन्हें मर्द क्यों चाहिए, किस वजह से चाहिए और किस जगह पर चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए। तो आप सोचिए कि हम लोग एक बात कहते हैं कि भाई अक्सर जो स्टार्स हैं वो ये बोलते हैं नहीं नहीं, टैलेंट होता है और कुछ नहीं होता, आपका टैलेंट, आपकी किस्मत आपको यहाँ तक पहुँचाती है, कोई कास्टिंग काउच नहीं होता, कोई ये नहीं होता, कोई वो नहीं होता, ये सब झूठ है, हमने तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन जब ऐसे स्टेटमेंट सुनाई देते हैं ना, तब फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बिना कुछ कहे इन्होंने खुद को ही एक्सपोज कर दिया, खुद की मेंटालिटी को एक्सपोज कर दिया। आपको पता है, मैं कई ऐसी लड़कियों की बातें सुनती हूँ जो लिटरली रोती हैं कि वर्क प्लेस में हमको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है, हमारे ऊपर बहुत गलत नज़र डाली जाती है, लेकिन हम ना नौकरी छोड़ सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं, हमें उसी जगह पर रहकर सरवाइव करना होता है। और ये हमारे लिए कितना टॉर्चर होता है। तो कितना मतलब वो स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हैं कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, हमें कुछ भी करना है लेकिन खुद को हमें जो है बदनाम नहीं होने देना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे को, हमारे परिवार को किसी भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और बेचारी कुछ तो ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको ज़बरदस्ती उठाकर लेकर चले जाते हैं और फिर उनके साथ क्या क्या होता है। कुछ लड़कियों को तो मतलब अब क्या बोलूँ मैं, यूट्यूब की गाइडलाइन का अगर मुझे ख्याल नहीं होता तो फिर आपको पता ही है, हम आए दिन इतनी बातें सुनते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं। अभी कुछ समय पहले कोलकाता का भी एक केस आप लोगों को याद ही होगा। और एक तरफ ये महिलाएं हैं जो पता नहीं कौन से विमेन एम्पावरमेंट को जागरूक कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं। वो क्या औरतों के माइंड में भरना चाह रही हैं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि यार मतलब क्या विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये हो गया है। पता है, मेरी माँ हमेशा एक बात कहती है कि एक औरत का मरा हुआ शरीर भी सुरक्षित नहीं होता। जो मानसिक जिनकी स्थिति बिगड़ी हुई होती है ना, वो क्या कर जाते हैं औरत के मृत शरीर के साथ, आप लोग, अब मैं क्या बोलूँ आगे। तो इतना मतलब पहले के ज़माने में जो औरतें होती थी, जो शतरानियाँ होती थी, वो खुद को मतलब मरने ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को डाल देती थी। यानी कि अपने आप को जौहर क्यों किया जाता था कि भाई मरने के बाद हमारे मृत शरीर के साथ भी किसी भी तरह का कोई दुष्कर्म ना कर सके। इतनी औरतें जागरूक रहती थीं और कैसे कैसे बलिदान उन्होंने दिए, क्या क्या उन्होंने किया। तो आप सोचिए कि यहाँ पर ये औरतें हैं जो मतलब क्या माइंडसेट ये कर रही हैं, और ये इतनी हाई रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस हैं। इनको कहना चाहिए था कि हाँ, मैंने शादी नहीं की, आई वॉन्ट माई फ्रीडम, मैं किसी के साथ अपनी लाइफ शेयर नहीं कर सकती हूँ, ना मुझे किसी से कोई सवाल जवाब करने हैं, ना ही किसी के सवालों के जवाब मुझे देने हैं। ठीक है ना, एक प्रॉपर एक आंसर होता है हर बात का कि भाई मुझे ना बंधन में बंधना है, ना बंधन में बांधना है। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। तो ये इस तरह की बातें जो हैं फिर भी सुनने में बहुत ठीक लगती हैं। और किसी का शादी ना करना, बच्चे ना चाहना या बच्चे ना पैदा करना, ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। मैं भी इस बात को समझती हूँ और मैं भी इस बात को सपोर्ट करती हूँ। मैंने महिलाओं के लिए अपने चैनल पर काफ़ी बात की है, उनके राइट्स के लिए, उनके हक़ के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी जो एक पर्सनल स्पेस होती है उसके लिए तक मैंने बात करी है। लेकिन मैंने कभी भी विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ये कभी नहीं चाहा कि औरत एक बिस्तर से निकल कर दूसरे बिस्तर पे जाए और उसको आज़ादी कहे। मैंने कभी इन चीज़ों को कभी मैंने प्रमोट नहीं किया। हालांकि हो सकता है बहुत से लोग बोले कि मैं ओल्ड स्कूल से हूँ, ये हूँ, अरे इट्स हर चॉइस। क्या ज़िंदगी में ये चॉइस सबसे बड़ी होती है? सबसे बड़ी चॉइस होती है कहीं भी
किसी भी वक्त घर से निकल कर बाहर जाना, ये एक औरत के लिए सबसे बड़ी आज़ादी है। आप देखिए ना, एक लड़के को 2 बजे रात को उठाया जाए कि घर में कोई बीमार है तो उसके लिए जाके दवाई ले आओ, मर्द एक बार भी नहीं सोचेगा, वो फटाफट निकलेगा, गाड़ी निकालेगा, या पैदल जाना होगा पैदल चला जाएगा। तो क्या किसी लड़की को उठाकर हम बाहर भेज सकते हैं? या वो खुद भी चलो अकेली हो, कोई और घर में कोई जेंट ना हो, उसको भी 2 बजे जाना पड़े तो उसके भी हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अरे मैं गेट से बाहर रात के 2 बजे कैसे निकलूँगी? सड़क पे कुत्ते तो पीछे पड़े ना पड़े, लेकिन अब आप समझ रहे हो ना। तो इतना औरतें डर जाती हैं। इवन शाम होने लगती है तो औरतें घर की तरफ भागने लगती हैं कि बहुत अंधेरा हो जाएगा, बहुत रात हो जाएगी। ऐसी भी लड़कियां हैं जो बेचारी पढ़ना चाहती हैं, सब कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनकी शादियां करवा देते हैं कि जो भाई शादी के बाद जो मर्जी आए करो। फिर शादी हो जाती है तो सास कहती है मुझे बच्चा पैदा करके दे दो, फिर उसके बाद जो मर्जी आए करना। बच्चा पैदा हो जाता है तो हस्बैंड कहता है कि भाई बच्चा तो तू ही संभालेगी ना, मेरी माँ थोड़ी ना संभालेगी, मेरी माँ देख लेगी, तूने ही बच्चा संभालना है। माँ कितना को बच्चा संभालेगी, और अगर माँ बच्चा संभाल भी रही है तो वो अपनी मर्जी से बच्चे को खिला पिला रही है, अपनी अकॉर्डिंगली बच्चे को संभाल रही है। और बच्चा जो है आज की तारीख में माँ बाप बड़े ही उससे डिसिप्लिन से पालते हैं। पहले हमारे टाइम में तो थोड़ी दादी नानियाँ हमको स्पॉइल कर देती थीं, कुछ भी खिला देती थीं, मतलब एक तरीके से, मतलब इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी। मतलब अब तो खैर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि भाई इतनी मात्रा में खिलाना है, इतनी मात्रा में टीवी दिखाना है, इतनी मात्रा में फ़ोन दिखाना है, और इतने टाइम तक सो जाना है। आजकल के पेरेंट्स बहुत ही शेड्यूल को लेकर बड़े पर्टिकुलर रहते हैं। पहले के हमारे टाइम में इतना शेड्यूल नहीं था, लेकिन आज मैं समझती हूँ आज के पेरेंट्स ज़्यादा, क्योंकि सब सोशल मीडिया पर सब एक दूसरे का ज्ञान सीखते हैं, देखते हैं कि फ़लानी व्लॉगर अपने बच्चे को इतने इतने बजे सुला देती है, उठा देती है, सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें माँ बाप भी चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है आजकल का आबो हवा कितनी गंदी है, खाने में मिलावट है, रिश्तों में तो मिलावट है ही है, आसपास के मतलब हवाएं भी जो हैं अच्छी नहीं है, और इतना बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो माँ बाप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आजकल की जो पेरेंटिंग है वो बड़ी स्ट्रेस वाली है। पहले इतना स्ट्रेस नहीं होता था, पहले दादियाँ नानियाँ घर में बच्चे हर किसी के पास जा रहे हैं। अब तो इतना ख़राब माहौल है, इतना गंदा माहौल है कि आपका अगर कोई अच्छा भरा पूरा परिवार भी है ना, तो उसमें से आप सिर्फ चंद लोगों पर ही भरोसा करते हो और अपने बच्चे को वहाँ छोड़ सकते हो। पहले के टाइम में आप अपने बच्चों को मेड्स या सर्वेंट्स के पास भी छोड़ देते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल हाल ही नहीं है। आप अखबार उठाइए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी खबरें हैं। तो आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। फिर पढ़ाई का टेंशन, कंपटीशन इतना टफ है। छोटे छोटे बच्चों इतना कुछ ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा पढ़ता है। मतलब 5 साल के बच्चों की पढ़ाई मतलब सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों जैसी हो गई है। मतलब इतना फास्ट बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं जो शायद हम लोग इस उम्र में थे तो हमें नहीं पता थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना मतलब है, और इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर औरत नहीं लेना चाहती। बहुत ऐसी कम औरतें होती हैं जो खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती हैं कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं बच्चे पालने, मैं नहीं ये स्ट्रेस ले सकती। तो वो खुल के आती हैं। ठीक है, लोग उन्हें पहले जज किया करते थे कि कैसी औरत है, तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन अब लोग भी समझते हैं कि हाँ भाई ठीक है, बच्चे पालना कौन सा आसान है, हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने ऐसी औरतों को भी हमेशा से सपोर्ट किया है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं या जो नहीं बच्चे चाहती हैं, जो ऐसे कपल हैं जो चाइल्डलेस रहना चाहते हैं। मैंने उनके लिए भी बात करी है, उन्हें भी सपोर्ट किया है। लेकिन अब आज़ादी का मतलब ये तो नहीं ना कि आप इंसान के रूप में जानवर बन जाओ।
मतलब आप ये कह रही हो कि भाई मुझे सिर्फ बिस्तर के लिए मर्द चाहिए। तो आप सोच लो, फिर आप सोच के देखो कि फिर, अब मैं बोलना तो नहीं चाहती क्योंकि मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ, मैं कोई हेट फैलाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप सोच के देखिए, अगर ये कोई स्टेटमेंट कोई मर्द बोले कि मुझे औरत तो बस अपने बिस्तर के लिए चाहिए, मुझे तो औरत वैसे चाहिए ही नहीं शादी के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा आपके सामने? फिर उस मर्द को लेकर फिर आपकी क्या धारणाएं होंगी? क्या आप सोचेंगे कि भाई इस आदमी को तो हर रात एक नई औरत चाहिए, ये तो लौंडियाबाज है, ये तो मतलब बहुत ही अश्लील आदमी है ये। तो फिर क्या है? वही वाली बात है ना कि औरत कोई स्टेटमेंट बोल दे तो वो विमेन एम्पावरमेंट हो जाता है, मर्द कोई स्टेटमेंट बोले तो भाई वो तो हवस का पुजारी हो जाता है। पता नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ ये कौन सी इक्वालिटी चल रही है, क्या चल रहा है। मतलब मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ कि भाई हर किसी को, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हर किसी को अपना चरित्र बचा कर चलना चाहिए, संभाल कर चलना चाहिए। लेकिन एज अ फीमेल, अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं तो मैंने उस पर भी बात करी है कि अगर आपको कुछ चीज़ें लाइफ में, आपकी कुछ ज़रूरतें हैं तो गो फॉर मैरिज, कोई गलती नहीं है, कोई इसमें ये क्यों ये शादी बनाई गई है कि आप अपने हक के मर्द, हक की औरत के साथ अपना एक व्यवहार पूरा कर सको। आपको पूरी छूट है, कायदे से, नियम से, आप आपसी समाधान से जो है अपनी गृहस्थी की गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानवर बन जाओ, पता नहीं सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, पता नहीं क्या क्या आ गया है, और कुछ भी मेरे तो पल्ले पड़ता नहीं है। मुझे बस ये पता है कि अगर आप एक इंसान के साथ कमिटेड हो तो तन से, मन से उससे कमिटेड रहो, और अगर उसके साथ नहीं बने तो अलग हो जाओ, और फिर उसके बाद अपनी लाइफ का जो करना है करो। तो ये, मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ। और मैं जब ऐसी रिस्पेक्टेड पोजीशन पे बैठी औरतों के मुंह से जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि इसका असर हमारी महिलाओं पर क्या पड़ेगा, जो यंग जनरेशन है। देखो, हम तो, हमारी जो जनरेशन है, हम लोग तो बहुत समझदार हमारी जनरेशन थी कि हम लोगों को सब कुछ पता था, और उसके बाद जो है हमने बहुत ही नियम से अपने आप को रखा। लेकिन अब जो ये नई जनरेशन है, इसे तो हर चीज़ का एक, आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट करना है, एक एडवेंचर करना है। हमारी जो जनरेशन थी, हमने चीज़ों को समझा, जाना, और ये समझा कि नहीं भाई, ये ऐसे एडवेंचर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, एक्साइटिंग लगता है, लेकिन एक एज बाद आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है, गिल्ट शुरू हो जाता है, आपको अपने आप से ही नफ़रत होने लगती है, अपने शरीर से ही घिन आने लगती है, आपको लगता है कि आप इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। बहुत से लोगों को आत्मग्लानि शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में तो हर कोई जो है अपने आप को बोल्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन बाद में लेटर ऑन जब वो एक एज में पहुंचता है तो बहुत सारे चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं। तब उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने आधी से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अपनी चमड़ी दूसरों से चटवाई, और मैंने खुद दूसरों की चमड़ी चाटी, यही तो मैंने किया। ये बिल्कुल मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को गिल्ट होते हैं, जवानी उनकी अय्याशी में निकलती है, लेकिन एक सर्टन एज के बाद ना उनको ये जागृति आने लगती है, और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो अपनी काउंसलिंग वगैरह कराते रहते हैं, फिर वो दवाइयाँ खा के आधा टाइम सोए रहते हैं। मतलब मैं ये दवाइयों से मुझे बड़ा ही वो लगता है कि बेचारे, मैंने कई ऐसे डिप्रेशन में पेशेंट देखे हैं जो दवाई खाकर कितने घंटों सोए रहते हैं। मतलब उनकी जो दिन होता है वो तो सोते हुए निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना होता है। तो ये ज़िंदगी जो लोग जीते हैं, मुझे उनके लिए सच में बहुत बुरा लगता है। वो कमरों में बंद रहते हैं, अगर वो भीड़ में बैठे हैं तो वो अपने ख्यालों में ही बैठे हुए हैं, ना उनको पता है आगे कोई सीढ़ी है, उनको बस ना कपड़े पहनने का ठीक से होश रहता है, वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, ना वो हंसते हैं। मैंने खुद ऐसा पेशेंट अपनी
आँखों के सामने देखा है तो मैं बिल्कुल अपनी आँखों देखी बात कर रही हूँ। मैं कोई ऐसे कोई फैब्रिकेट बात नहीं करती हूँ। मैंने देखा है उस पेशेंट को कि लिटरली उसके चेहरा एकदम स्टोन की तरह, वो भीड़ में बैठा है, सब अपनी बात कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं, उसका कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो चुका है। कॉन्फिडेंस क्या, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, वो अपनी ही एक ऐसी दुनिया में खोया हुआ है जिसको सिर्फ वही महसूस कर सकता है। तो ये जो डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी बड़ी डिफरेंट होती है। आप आप नहीं समझ सकते, क्योंकि डिप्रेशन की भी बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। तो मैंने देखा है, इसीलिए मैं, जितनी भी लड़कियां ऐसे स्टेटमेंट सुन के प्रभावित हो रही हैं, बड़ा वाओ वाओ कह रही हैं, तो मैं कह दूं ये सब मत करो। ये खुद अपना चरित्र खुद बता रही हैं कि इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन्होंने कैसे निकाली है, कैसे इन्होंने अपने करियर में सरवाइव किया, कैसे इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का बेड़ा गर्क किया, और कितने लोगों के इन्होंने घर बर्बाद किए होंगे, और कितने लोगों से इन्होंने गालियाँ खाई होंगी, कितने लोगों को इन्होंने गालियाँ दी होंगी। तो आप सोच लीजिए कि इनका क्या क्राइटेरिया रहता है। और आपको क्या लगता है कि ठीक है, अभी तो इनको काम मिल रहा है, इनके पास थोड़ा ये अच्छी दिखती हैं, लेकिन आने वाले साल में आप देखिए ना, ज़्यादातर एक्ट्रेसेस जो गुमनामी में चली जाती हैं, वो आधी से ज़्यादा जब उनको काम नहीं मिलता है तो सब डिप्रेशन में चली जाती हैं। कोई ड्रिंक करने लगता है, हार्ड ड्रिंक्स करने लगती हैं। तो ये एक रियलिटी है। कितनी सारी एक्ट्रेसेस के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो गलत रास्ते पर चली जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। मैं तो खैर कहूँगी कि इन एक्ट्रेसेस से ज़्यादा मैं उन औरतों की ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ जो ऐसे कामों में हैं, जो ज़बरदस्ती ऐसे कामों में लाई गई हैं और अभी ये काम कर रही हैं। मैं ऐसी औरतों की ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ। अगर मेरे सामने कोई एक्ट्रेस खड़ी हो और कोई ऐसी औरत खड़ी हो जो कुछ अलग प्रोफेशन में है, यानी कि अपने आप को खुद को बेचकर वो कमाती है, तो मैं ऐसी औरतों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगी, क्योंकि ये ढोंग नहीं करती हैं। ये एक्ट्रेसेस पर्दे पर तो चरित्र की बातें, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ये क्या करती हैं, कैसे करके इन्होंने काम पाया है, वो पता चलता है। ठीक है, टैलेंट होता है, कई एक्ट्रेसेस हैं जो टैलेंटेड वाकई हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में टैलेंट किसको देखना होता है। मैंने तो ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि मतलब मैं क्या बताऊं, शायद फिर कभी किसी दूसरे पॉडकास्ट में बताऊंगी। तो मेरे मन में कोई तब्बू के लिए कोई हेट नहीं है, लेकिन मैं तब्बू से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आपने शादी नहीं की, आपने बच्चा नहीं किया, आप अकेली हैं, सिंगल हैं, आप काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने लिए जी रही हैं, लेकिन ये जो आपने स्टेटमेंट बोली है ना, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पर ही क्वेश्चन उठा रही है। इतने साल जो आपने इंडस्ट्री में काम किया है उस पर सवाल निशान खड़े हो गए हैं। तो ये बहुत ही ख़राब स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। ठीक है, इनकी टीम वगैरह इनको बोलती है कि भाई ऐसे कुछ बयानबाजी करो जिसमें तुम मीडिया में जो है छाए रहो, तुम्हारे बारे में एक बज़ क्रिएट हो, लेकिन कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट इनके खुद के लिए ही नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो हर चीज़ की बड़ी बारीकी से, हर स्टेटमेंट की बारीकी से पोस्टमार्टम करते हैं। तो वही बात होती है ना, ये इनको समझ नहीं आता। इनको लगता है पब्लिक हमारे बारे में बात करेगी, भले ही नेगेटिव करे, लेकिन हमें तो एक अटेंशन मिल गया ना, 2-4 दिन तो अपने नाम हो गए ना बॉस। तो इनको यही सब करना होता है। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं ना, वो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। मेरे जैसे कई लोग होंगे जो इस स्टेटमेंट को पढ़ के ना, उनको मतलब एक बहुत ही ख़राब ही फीलिंग आई होगी, उनको कोई जेन्युइन फीलिंग नहीं आई होगी, लेकिन इनको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनकी स्टेटमेंट के ऊपर लोग अपनी ओपिनियन देंगे, राय देंगे, तो इनको तो इसी में ही खुशी हो रही है। इनको जो चाहिए था इनको मिल गया, लेकिन लेटर ऑन इनको ये चीज़ें जब तक रियलाइज़ होंगी ना, बहुत देर हो चुकी होगी।
तो मैं तब्बू जी से यही कहूँगी कि थोड़ा सोच कर समझ कर सेंसिबिलिटी से अगर आप स्टेटमेंट दें। आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन पे हैं, आपकी फिल्में आने वाली हैं, लोग आपको पर्दे पे देखना चाहते हैं, आपको इतना रिस्पेक्ट करते हैं। आपको हमने हम साथ साथ है में साधना बहू के तौर पे देखा है, जो मतलब जिसके हार्डली कोई डायलॉग्स हैं फिल्म में, और पति के साथ तो बिल्कुल डायलॉग नहीं है सिवाय अपने देवरों के साथ ही तब्बू बात करती हुई दिखाई देती हैं। मैंने तो मनीष ये इसके साथ मुनीश बहल के साथ इनका कोई भी डायलॉग नहीं देखा है। मैंने ये जब हम साथ साथ है का रोस्ट किया था तब मैंने बोला था। तो मतलब ऐसी हमने फिल्मों में तब्बू को देखा है। और अब बताओ, मतलब कि अब आप सोचिए कि अगर कोई आम घरों की लड़कियां जो जॉब करती हैं, जो काम पर जाती हैं, वो अगर ऐसे स्टेटमेंट खुले में आकर दें कि हमें तो मर्द की ज़रूरत सिर्फ अपने बिस्तर पर है, तो जब वो लड़कियां घर से बाहर जाएंगी, किसी भी अपने काम में लड़कों से मिलेंगी, तो जो लड़के होंगे वो फिर इनके लिए क्या ओपिनियन रखेंगे। अब आप खुद ही समझदार हैं। अब मैं क्या बोलूं कि ये औरत तो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि भाई इसको तो मर्द सिर्फ बिस्तर पे चाहिए। तो फिर अब आप सोच लीजिए फिर वो कैसी नीयत रखेंगे, कैसी दृष्टि रखेंगे, और कैसे व्यू पॉइंट बनाएंगे अपने जहन में, कैसे विजुअल्स बनाएंगे। कभी सोच कर देखिए। ठीक है, बहुत से लोगों को लगेगा कि आप क्या धकियानुसी बातें कर रहे हो, आप सन 2026 है, जो अब फरवरी चढ़ गया है और अब अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि वो जो ज़माना एक वक्त पे हुआ करता था ना, जिसमें लड़का और लड़की दोनों मतलब आँख की शर्म एक दूसरे से रखते हुए काम करते थे, तो उसमें भी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अरे ऐसे कैसे। और अब देखिए इतना बेशर्मी का आलम हो गया है कि औरतें खुद ही अब पूरी सारी हदें पार करके बैठी हैं। मतलब एक से एक औरत जो है वो क्या आज की तारीख में सोच रख रही है, और उनकी सोच को बढ़ावा कौन दे रही हैं, ये सेलिब्रिटी औरतें। तो आप सोचिए कि जो आम घरों की लड़कियां भी अगर ये सारी बातें पढ़ेंगी और इन सब बातों को अगर वो भी अपने निजी जीवन में अप्लाई करने लग जाएंगी, तो फिर वो कहाँ जाएंगी, किधर रहेंगी। और जो बेचारी लड़कियां जो वर्क प्लेस पर इतना हैरेसमेंट, जेन्युइन हैरेसमेंट फेस कर रही हैं, जो काम करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, कुछ ऐसी भी लड़की हैं जो दूसरे शहर में जाके नौकरियां करना चाहती हैं, लेकिन ऐसी बातें, ऐसी वारदातें जो अखबारों में पढ़ने सुनने को आती हैं, न्यूज़ में देखने को आती हैं, उन बेचारियों के लिए रोक लग जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब जो जेन्युइन लड़कियां होती हैं, जो वाकई कुछ करना चाहती हैं, उनके ऊपर तो ब्रेक लग जाता है। तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि भाई अब क्या बोलूँ मैं। तब वो खुद एक नेपो प्रोडक्ट है, खुद उनकी बहन फरा इस प्रोफेशन से है, और उनके कुछ और भी शायद शबाना आज़मी के साथ भी उनके कुछ संबंध हैं, कोई रिश्तेदारी है जिसकी वजह से वो जानती भी हैं, तो उनको इस प्रोफेशन में मौका मिल गया। ठीक है, उन्होंने अच्छे रोल्स किए, अच्छा काम किया, लेकिन हर कोई लड़की ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाती है। बहुत सारी लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं, बच्चे नहीं चाहती हैं, तो घर वालों का इतना प्रेशर होता है, उनका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होता है तो भी उन पर दबाव डाला जाता है। बहुत कुछ लड़कियां जेन्युइनली जो मेहनती हैं, काबिल है, उनको ऐसी औरतों की वजह से उनकी आज़ादी, उनकी क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी, कंस्ट्रक्टिविटी पर ब्रेक लग जाता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो खैर, मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि तब्बू ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा ही घटिया स्टेटमेंट दिया। और मतलब वही वाली बात है, मुझे तो लगता है एक तरीके से तब्बू ने एक तरीके से पेम्फलेट छपवा दिया है कि देखो मैं अभी भी जवान हूँ, मैं अभी भी हसीन हूँ, मैं देखो अभी भी ऐसी सोच रखती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली तब्बू की भी एक अच्छी खासी एज है, ठीक है, उनको करियर है, काम मिल रहा है, लेकिन अब वो हीरोइन तो मटेरियल नहीं रही हैं। तो अब अपने आप को रेवेलेंट रखने के लिए, आज की हीरोइनों इसको टक्कर देने के लिए ऐसे स्टेटमेंट शायद मे बी वो ये दे रही हैं, लेकिन बहुत ही घटिया स्टेटमेंट तब्बू ने दिया है। बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ठीक है,
अगर आप ऐसी सोच रखती भी हैं तो भी आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको इतने साल इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो आप जब 10 लोगों के सामने अपना मुंह खोल रही हैं तो ज़रा सोच कर बोलिए कि मुझे बोलना क्या है। बहुत सारी लड़कियां मुझे आइडलाइज करती हैं, मुझसे सीखती हैं, तो मैं कुछ ऐसा बोलूं कि मैं जो भी बोलूं उसे सुनकर ऑडियंस तालियां बजाए, ना कि गालियां दे। भले ही कुछ ऑडियंस मुंह पे बोलती है, कुछ मन में देती है, तो ये ना करें। अगर आपको वाकई पब्लिक से एक जेन्युइन सपोर्ट चाहिए तो जेन्युइन बात कीजिए। वो बात अलग है कि आजकल लोग बोलते तो जेन्युइन हैं लेकिन करते कराते नहीं हैं, जैसे कि व्लॉगर्स है, ज्ञान देंगे ऐसा, और एक भी चीज़ अपनी खुद की ज़िंदगी में वो अप्लाई नहीं करते। तो फिर मुझे कभी कभी ये लगता है हाँ फिर शायद ठीक ही है कि कम से कम जो है वो दिल में है, वो जो समझती है अपने आप के लिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू रखती है वो सही भी है। क्योंकि बेकार का झूठा ज्ञान देने से अच्छा है कि सच बोलो, सच कड़वा होता है। तो मैं ये सोचकर भी थोड़ी सी वो हो जाती हूँ कि ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखूँ तो हाँ फिर तब्बू ने कुछ गलत नहीं किया है, तब्बू ने अपने दिल की बात खोली है। लेकिन फिर मैं तो ये समझती हूँ कि भाई कुछ ना ही बोलो, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ ऐसे भी आपके राज होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि वो बाहर ना ही आए तो अच्छा है, और सिर्फ वो आपके साथ रहें। तो मैं ये समझती हूँ कि बोलो तो अच्छा बोलो, और अगर नहीं बोल सकते हो क्योंकि कुछ ऐसा होता है जो आप दूसरों से कहोगे लेकिन आप खुद वो अप्लाई नहीं करते, आप वो नहीं बोलना चाहते, तो फिर मत बोलो। मैं तो कहती हूँ कुछ मत बोलो, आज की तारीख में तो बोलना ही बुरा है। लेकिन जो भी बोलो ऐसा बोलो, चलो अगर बोलना भी है तो उसको कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्ट ना कर सके, अगर करे भी तो इतने उससे लेवल पर ना जा सके। क्योंकि आप देखिए, हम एक ऐसा कल्चर हमारा इंडिया है कि जहाँ पर बहुत सारी मान मर्यादाओं की बातें लोग करते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट, मान मर्यादा अपनी जगह है, धकियानूसी पना वो अपनी जगह है। तो कुछ चीज़ों का तो हमें ख्याल रखना चाहिए जो वाकई बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे एक औरत की, मर्द की जो इज़्ज़त होती है वो उसके खुद के हाथ में होती है। वो कुछ अलग बात होती है कि जहाँ पर किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके हम लोग कुछ मनमानी कर लेते हैं, वो एक अलग सिचुएशन होती है। एक तरफ बॉलीवुड ये कहता है कि भाई एक औरत को उसका पति भी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ छू नहीं सकता, और एक तरफ ये एक्ट्रेस ये कहती हैं कि भाई मुझे तो मर्द की ज़रूरत कहाँ पर है। तो बहुत ये जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। या तो आप डे वन से, अब डे वन से भी क्या, अब हर कोई सोचता है कि यार अब मैंने नहीं बोला तो क्यों, क्या नहीं बोला, तो मैं बोल देती हूँ क्योंकि भाई अब काम चाहिए, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो चाहिए। आजकल इंसान से ज़्यादा कंट्रोवर्सी की ज़्यादा कीमत हो गई है। जो जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैलाएगा उसी के बारे में चर्चा होगी, और चर्चा के लिए इतना खर्चा पीआर टीम करती है। तो फिर ये भी होता है कि जो लोग तब्बू को भूल चुके थे या तब्बू को नहीं जानते थे वो भी तब्बू को जानने लगे। तो ये अब ना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। कभी कभी मैं खुद बात करते करते कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार ये जेन्युइनली मीन भी करते हैं। अगर मैं एक और इसका पॉइंट देखूं तो हो सकता है कि तब्बू ऐसा मीन ही ना करती हूँ, वो सिर्फ रेवलेंट रहने के लिए, मीडिया का अटेंशन लेने के लिए वो ये सब कर रही हूँ। तो ये भी हो सकता है। देखो, मैं तो देखो ये मानती हूँ कि सिक्के के दो नहीं, बहुत सारे पहलू होते हैं। तो मैंने हर एक पहलू पर मैंने बात कर दी। अगर मैं वाकई एक पहलू पर जाऊं जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो ये बहुत गलत है, और ये इनके खुद के करियर के लिए भी सही नहीं है। भले ये मीन करती हैं, नहीं करती हैं, इस मेथड को, इस बात को ये अपनी खुद की ज़िंदगी में अप्लाई करती हैं, नहीं करती हैं, मुझे नहीं पता। आई विश ये ना करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अब क्या बोले, अब जो है सो है। इनके बारे में भी काफ़ी बातें सुनी हैं, अब वो कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं अब क्या बोलूँ मैं। लेकिन बट अब ये इन्होंने बोला है, एक अपने करियर के उस मुकाम पर पहुंचकर, उम्र के उस पड़ाव पर जाकर ऐसी बातें करना, ये है तो शॉकिंग स्टेटमेंट।
ठीक है, अब इनको पता है, यही जानती हैं। हमने तो हर पॉइंट से, हर पहलू से इनकी बात को टटोल कर देख लिया। बाकी आप लोग बताइए, क्या आप लोग क्या सोचते हो? भाई मैं तो इस स्टेटमेंट को पसंद नहीं करती हूँ, भले ही ये किस भी वजह से बोला गया हो, भले ये मीन करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे इनको काफ़ी जजमेंट का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं भी इस बात से परिचित थे, जो लोग इनको प्रोफेशनल फ्रंट पे जानते थे, ये देखो ये सारी बातें फ़र्क तो पड़ती हैं। ठीक है, ये प्रोफेशन काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, ग्लैमर प्रोफेशन है, लेकिन इस प्रोफेशन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो अब आपको पता ही है। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे भी थोड़ा सा अपने होंठ को पक्का करना पड़ता है। लेकिन अब इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये सच में बहुत बुरा है। और हालांकि अब ये एक पावरफुल पोजीशन पर हैं, तो ऐसे ही कोई इन पर हाथ नहीं डाल सकता है, ये बात तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि भाई अब इनसे भी ऊंचे पावर में लोग बैठे हुए हैं इस इंडस्ट्री में, तो भाई वही वाली बात होती है, खेल तो सारा पावर का ही होता है। तो खैर, अब मैं इन बातों की गुत्थी को और उलझाऊंगी नहीं, और ना ही अब सुलझाऊंगी। अब मैं इस वीडियो को करूंगी बंद। मैंने सारे पहलू आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, हो सकता है उसका ये मतलब हो। तो मैंने वो बातें भी रख दी कि कल को कईयों को लगे कि नहीं भाई वो तो ऐसे ही मजाक कर रही है, या उसने सिर्फ पीआर के लिए किया, अटेंशन पाने के लिए लिया। तो वो भी स्टेटमेंट मैंने उसको भी कवर कर दिया, क्योंकि बोलते बोलते बहुत सारे पॉइंट मेरे भी दिमाग में आते रहते हैं, तो मैं उनको ऐड ऑन करती रहती हूँ। तो बस ये बात थी। अब मैं कोई तब्बू के लिए कोई हेट तो फैलाऊंगी नहीं, क्योंकि तब्बू एज एन एक्ट्रेस मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, और मुझे उनका काम काफ़ी पसंद है। मैंने उनकी विरासत मूवी भी देखी थी अनिल कपूर के साथ, जिसका मैंने अपने चैनल पर रिव्यू भी किया था। तो मैंने हमेशा कहा है, जब जब तब्बू की फ़िल्म की कोई बात हुई है तो मैंने तब्बू की जम जम के तारीफ़ करी है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनकी स्टेटमेंट को लेकर मैं उनकी कड़ी आलोचना और कड़ी निंदा मैंने की है। बट मुझे बुरा लगा है। पर ठीक है, अब उनकी मर्ज़ी है, उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट का नाम ये नहीं है कि आप अपनी खुद की मान मर्यादा की धज्जियाँ उड़ाओ। देखिए, मैं खुद औरतों के आज़ादी के लिए मैंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन जहाँ पर औरत कुछ गलत कर रही है, अपनी बाउंड्री को वो क्रॉस कर रही है, तो एज अ वुमन मैं उसके ऊपर बात करना मेरा राइट बनता है। मैं कोई ब्लाइंड फेमिनिस्ट नहीं हूँ कि भाई जो औरत चाहेगी वही होगा। नहीं, मुझे सही गलत का मतलब तो थोड़ा बहुत मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सीखा है। क्योंकि ठीक है, अब हम लोग जब एक उसमें रहते हैं ना, तब हम लोगों का माइंडसेट भी बदलता रहता है। शायद अगर ये स्टेटमेंट इन्होंने कुछ 20 साल पहले कहा होता, तब शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता ठीक है यार, यही सही है, कोई बात नहीं, इसकी मर्ज़ी है, जैसा इसको ठीक लगे, जिसमें ये खुश हो, जिसमें जो खुशी मिले इंसान को वो करना चाहिए। लेकिन अब मैंने इतना कुछ लाइफ में देख लिया है, इतना कुछ लाइफ से सीख लिया है, कि अब मुझे लगता है कि नहीं यार, काम वो करो जिसमें आपको कभी खुद अपनी नज़रों में ना गिर जाओ। क्योंकि अब इंसान हर किसी की नज़र से गिर कर उठ सकता है, लेकिन अपनी खुद की नज़र से में गिर जाए ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस दुनिया में ना, हार आप बर्दाश्त कर सकते हो, अपमान आप बर्दाश्त कर सकते हो, कोई आपको गाली दे, कोई आपके साथ मक्कारी करे, छल फरेब करे, आप शायद बर्दाश्त कर लोगे, भूख आप बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो आप कभी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, वो है गिल्ट, सेल्फ गिल्ट। वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। आई होप कि जो मैं पॉइंट समझाना चाहती थी वो मैं समझा पाई हूँ। शायद मैं ही खुद कंफ्यूज ना हो गई हूँ, क्योंकि बात करते करते कोई पॉइंट निकल आता है तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि नहीं यार, ये भी हो सकता है। क्योंकि मैं
कोई स्क्रिप्ट लिख कर तो बैठी नहीं हुई हूँ कि भाई जो मैंने पेपर पे लिखा है मुझे बस उतना बोलना है, उससे आगे तो जाना ही नहीं है। मैं बिना कागज़ कलम लेके बैठी हुई होती हूँ, बात में बात निकलती जाती है, बात में बात बनती जाती है, तो ऐसे ही बातें होती रहती हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है यार, मैं पॉडकास्ट तो बना रही थी एक टॉपिक पर, लेकिन मैं खुद ही पलट रही हूँ, तो कहीं किसी को ये ना लगे कि यार ये पलट कैसे गई, अभी तो इधर थी। बट मैंने सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, तो अब आप लोगों के हाथ में है कि आप कैसे इसको समझते हैं, देखते हैं, और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो आई जस्ट विश तब्बू ऑल द वेरी बेस्ट, गेट वेल सून तब्बू। और ये जो भी जिस भी वजह से आपने ये स्टेटमेंट दिया है, ये कोई अच्छा स्टेटमेंट तो नहीं है। आप खुद भी देख सकती हैं, क्योंकि आप खुद बताइए कि अगर ये स्टेटमेंट कोई मर्द दे एक औरत के लिए कि भाई मुझे औरत की किस जगह पर ही ज़रूरत है सिर्फ, तो फिर कैसा फील होगा। तो ठीक है, अब आई विश हर गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई हेट नहीं है, लेकिन हाँ, इस स्टेटमेंट से मुझे थोड़ा परहेज़ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है आप लोगों के सामने। जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, अपने दिल में कुछ है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।